सबसे पहले तो अंकित जी हम जानना चाहेंगे आपसे ही आपके बारे में। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मेरी अपनी फर्म है गुड़गांव के अंदर। वी वर्क पैन इंडिया, सारे ही केसेस देखते हैं, बट हमारा जो निशे है वो है डाइवोर्स केसेस और क्रिमिनल केसेस का। कैसे सोचा चल मैं एडवोकेट वकील ही बनूंगा, कैसे आप इंस्पायर हुए इन सब चीज़ों को लेकर? मैंने लॉ को नहीं चुना, लॉ ने मुझको चुना। क्या वाकई कानून अंधा होता है? कानून की आंखों पे पट्टियां इसलिए क्योंकि सब बराबर हैं उसके लिए। कुछ ऐसे कानून हैं जो कि मेरे ख्याल से फीमेल के लिए बने हुए हैं। वुमेन सेंट्रिक क्यों है लॉज? तो आप उसके लिए हिस्ट्री में जाइए। बहुत पुराने समय की अगर बात करें तो सबसे पहले उनको देवी का दर्जा दिया जाता है। एक कपल साथ में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, क्या रेप केस फाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस केस में लड़के को बेल इंस्टेंट मिल सकती है? अगर क्राइम बहुत हीनियस है जैसे रेप मर्डर हो गया तो इसमें आसानी से बेल नहीं मिलती। इन केसेस में कौन से सेक्शंस होते हैं जिससे कि आम इंसान कार्रवाई कर सके? बहुत सारे रेलेवेंट सेक्शंस होते हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो आदमी लगा सकता है अगर उनके साथ होती है। एक कपल है, लड़की बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर रही है, लड़का उतना नहीं कर रहा है, तो भी एलिमनी देनी पड़ेगी? अगर दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स कर रहे हैं तब आपको एलिमनी देने की जरूरत है। वहाँ आज शादी हुई 10 दिन बाद डिवोर्स ले सकते? नहीं, आपको 1 साल का मिनिमम टाइम पीरियड लिखा है सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। जो एडवोकेट्स होते हैं इनका ड्रेस कोड जो है वो ब्लैक ही क्यों होता है? ब्लैक कलर जो है वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट युवराज लेकर आ गया हूं अपने नए एपिसोड में अपने नए मेहमान को। आज की बातचीत होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग। आज तक हम सुनते हुए आए हैं कानून अंधा होता है। क्या वाकई कानून अंधा होता है? चलिए इस बारे में जानते हैं। हमारे आज के मेहमान एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिस्टर अंकित शर्मा जी। हेलो अंकित जी, कैसे हैं आप? हेलो, बहुत बढ़िया, आप बताइए। सबसे पहले तो अंकित जी हम जानना चाहेंगे आपसे ही आपके बारे में। जी, मैं एडवोकेट अंकित शर्मा हूँ और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मेरी अपनी फर्म है गुड़गांव के अंदर। वी वर्क पैन इंडिया, सारे ही केसेस देखते हैं, बट हमारा जो निशे है वो है डाइवोर्स केसेस और क्रिमिनल केसेस का। तो कैसे आपने सोचा, मतलब कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? कैसे सोचा चल मैं एडवोकेट वकील ही बनूंगा? कैसे आप इंस्पायर हुए इन सब चीज़ों को लेकर? इस बारे में डिटेल में बताइए। इसके लिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये चीज़ समझिए कि मैंने लॉ को नहीं चुना, लॉ ने मुझको चुना। कैसे? मैं मैथ्स ऑनर्स करी है पहले, उसके बाद मेरा जो कि आजकल हर जनरेशन के हर बच्चे की तरह एक सपना होता है कि आईएएस बनने का। तो पहले मैंने उस तरफ हाथ पैर मारे, आईएएस की तैयारी करी, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने साथ साथ लॉ भी करी थी। और वन फाइन डे मेरे को ये चीज़ हुई कि क्योंकि मेरे से आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिस ही क्यों ना करना स्टार्ट कर दूं कोर्ट के अंदर। जब मैं पहले दिन गया कोर्ट के अंदर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कोर्ट में जा रहे हो और कोर्ट में डेट्स ले रहे हो, फाइलें उठा रहे हो, तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फील होता है कोर्ट के अंदर कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। लोग आपसे आके पूछते हैं कि आप सर इसमें क्या करना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत अच्छी विचारधारा बन गई थी उस टाइम पे कि आप लोगों की को सॉल्यूशंस देना स्टार्ट कर दो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ। उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आईएएस की तैयारी करते हुए मुझे ये चीज़ हुई कि मेरे को बहुत बुक्स पढ़ने का शौक़ था। आज की डेट में भी मेरे पास हर हफ्ते जो मेरा फेवरेट गिफ्ट रहता है किसी से भी लेने का, वो बुक्स का रहता है। तो आईएएस के फेलियर ने मुझे एक बहुत अच्छा इस चीज़ की तरफ किया कि मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक़ था। यू गिव मी अ 550 पेजेस बुक अ डे और या 500 पेजेस की कोई भी बुक होगी, आई कैन रीड इट इन अ डे। तो उस चीज़ से मुझे यहाँ फ़ायदा हुआ। और वकालत में आप अपने अंत काल तक भी पढ़ते ही रहते हो, तो चीज़ें सीखने की क्यूरियोसिटी भी रहती है। इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मतलब आप ये आपकी वकालत की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ना हमें गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। सर गर्मी तो बहुत लगती होगी। आज मैंने ये पहना है, इवन मेरे को भी बहुत गर्मी लग रही है। कैसे मैनेज करते होंगे आप? देखिए, विजन लाइफ में जब हो ना, आप सोचिए कि आप उस टाइम के बारे में सोचिए जब आपको सुबह 5 बजे उठ के क्रिकेट खेलने जाना होता था। आपकी अपने आप आँख खुल जाती थी। रात को आप भगवान से प्रे करके सोते थे, हे भगवान मुझे सुबह उठा देना, मेरे को सुबह क्रिकेट खेलने जाना है। अभी भी वही चीज़ होती है। जब आपके पास नेक्स्ट डे का मोटिवेशन रहता है, मेरे को कोर्ट में जाना है, या फिर एक मनी भी आपके पास मोटिवेशन होता है कि फ़ीस मिलेगी और भी चीज़ें होती हैं, तो आपकी अपने आप आँख भी खुलती है और आपको मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। आप रोज़ जाइए, आपको प्रोग्रेस से मतलब होना चाहिए। आप जिम जाते हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पहले दिन में ही बॉडी बन जाएगी तो वो कभी नहीं होगा। आप डेली अगर जाके ये सोचेंगे कि आज मेरे को 1% या 0.01% मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है,
तो आपको रेगुलरली जिम जाने में भी मज़ा आएगा और सारे काम करने में भी आएगा। वही प्रैक्टिस के अंदर है, आप हर डे एंजॉय कीजिए, लोगों से मिलिए, आप सब चीज़ें करिए, सोसाइटी की तरफ आप काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। सबसे पहले जो आप एक बहुत अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए, आप लोगों से मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एग्जैक्टली। सो सर, कानून की बात करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, कानून अंधा होता है, क्या वाकई कानून अंधा होता है? इस बारे में ज़रा इस चीज़ को डिफ़ाइन कीजिए, क्या है ये, क्यों कहा जाता है? देखिए, कानून अंधा, जब ये शब्द और ये लाइंस बोली गई थी, वो इस चीज़ के लिए नहीं बोली गई थी कि कानून बिल्कुल ही अंधा है। वो इस चीज़ के लिए बोली गई थी कि कानून की आंखों पे पट्टियाँ इसलिए क्योंकि सब बराबर हैं उसके लिए। अक्यूज्ड जो कि मुल्ज़िम होता है किसी केस में, वो भी बराबर है, जो कंप्लेनेंट होता है वो भी बराबर है। कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, इसलिए वो आप मूवीज़ में देखा होगा कि आंखों पे पट्टी बांध रखी है, वो इसीलिए बनाई गई थी। और ये फिल्मी लाइंस है, कानून अंधा होता है, कानून के लिए सब बराबर है। जैसे भगवान के लिए सब बराबर है, वैसे कानून के लिए भी सब बराबर है। तो सर, वो कानून खुली आंखों से भी तो देख सकता है, मतलब बिना कपड़े के, बिना बंधी, उस तब भी सब बराबर ही होने चाहिए, पट्टी बांध कर ही बराबर? वो एक मेटाफर यूज़ किया गया है उस नहीं, हमने यूजुअली देखा भी है कोर्ट्स में, वो एक लेडी खड़ी होती है, उनकी पट्टी बंधी होती है, तो मतलब क्या रीज़न है उसके पीछे? वो इसी के लिए बनाने के लिए था कि भाई कानून की नज़रों में सब सेम है, तो मूवीज़ के अंदर आने लग गया है। और आजकल वो लेडी भी मैंने तो नहीं देखी है, मेरी उसमें नॉलेज में तो नहीं है। नहीं, मतलब जिनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। अब हर उसमें नहीं लगा। अच्छा, आपके कोर्ट में वो है? नहीं, हमारे कोर्ट मेरे को लगता है वो फिल्मों में होता है शायद। फिल्मों में ही देखा है मैंने उसको। ओके ओके ओके। तो वाकई इंसाफ मिलता है सर आपको लगता है? बिल्कुल मिलता है। देखिए, कोई भी प्रोसीजर में आप एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट के ऊपर मत जाइए। आप ये सोचिए कि आपको धीरे धीरे कोई भी काम करना है। मान लीजिए आप प्लांट में सीड डालते हैं प्लांट के लिए, आप अगर पहले दिन में ही सोचेंगे कि आपको जी एकदम से ये तो आज 9 फुट का 10 फुट का पेड़ बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी आप ये नहीं सोचते कि आज ही मैं 108 माला कर लूँगा, मुझे मंत्र सिद्धि हो जाएगी। तो वैसे ही कानून का भी है, आप विश्वास रखिए उतना ही जितना भगवान के ऊपर आपको है, उतना ही कानून के ऊपर रखिए। हर डेट के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर आप ये सोचिए कि मेरे को न्याय मिलेगा, तो आपको मिलेगा। आप पॉजिटिव रहिए, आपको पॉजिटिविटी ही फैलानी है और वही आपको अट्रैक्ट करेगी। फिर एक बहुत अच्छी कहावत है, व्हाट यू आर सीकिंग इज एक्चुअली सीकिंग यू। आप सुबह सुबह उठिए, आप परेशान होइए कि नहीं मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, दुनिया वाले ख़राब हैं, आपके साथ भी गलत होगा। आप सुबह उठिए कि नहीं मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज तो मेरा बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ मैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, कपड़े अच्छे पहने, आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा। आप वो मत बनिए, एक कमरे के अंदर अंधेरा होता है, आप वो अंधेरा मत बनिए, आप वो रोशनी बनिए जो 10 दिन के से बंद पड़े कमरे के अंदर जो एक रोशनी की किरण आ जाती है, वो बनने की कोशिश कीजिए। और वो बनिए जो कि औरों को भी रोशनी दे सके। बिल्कुल। ये पॉजिटिव थॉट्स ही मेरे ख्याल से हमारी लाइफ को बहुत बेटर करते हैं। जी सर, कानून की बात करते हैं। कानून में सर काफ़ी धाराएं होती हैं, काफ़ी सेक्शंस होते हैं। कई सेक्शंस ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि पर्सनली जो मुझे लगता है कि सही है, कई ऐसे हैं जो कि नहीं लगता है कि ये सही है। जैसे कि हम बात करें कुछ ऐसे कानून हैं जो कि मेरे ख्याल से फीमेल्स को लेकर ही, मतलब उन्हीं के लिए बने हुए हैं, जिसमें कि मेल एक लड़के के लिए मतलब कुछ है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है सर? देखिए, मुझे लगता है कि कानून सबके लिए इक्वल है। आप अब इस चीज़ के लिए ऊपर अगर आप बोलें कि वुमेन सेंट्रिक क्यों है लॉस, तो आप उसके लिए हिस्ट्री में जाइए जी। औरतों के प्रति जो है बहुत पुराने समय की अगर बात करें तो सबसे पहले उनको देवी का दर्जा दिया जाता था। आज की डेट में भी हम आधी से ज़्यादा जनरेशन, क्या 90% हम हिंदू जो है वो शिव भक्त हैं। शिव जी भी किनके सामने लेट जाते थे? काली माँ के सामने, उनको शांत करने के लिए। हमारे घर में जितने भी पुराने रीति रिवाज बनाए गए हैं वो इसलिए नहीं बनाए गए कि वुमेन को दबाया जाए, वो इसलिए बनाए गए थे ताकि उनकी और डिवाइन उनको लेवल पे एक समझा जाए। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में औरतों को बोला जाता था पहले के ज़माने में कि रसोई में ना घुसे, वो इसलिए नहीं कि खाना अशुद्ध हो जाता था, लेकिन इसी चीज़ के लिए कि उनको 3 दिन का 4 दिन का रेस्ट मिल जाए। अब वो उसके बाद जो है जब बीच में समय आया तब उस टाइम पे औरतों को बहुत दबाया गया। अभी मैं थोड़े दिन पहले कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके अंदर एक आदमी ने शादी इसीलिए कर रखी थी क्योंकि उसको पानी ले जाने के लिए जो है उसकी एक बीवी प्रेग्नेंट थी, उसने दूसरी शादी करी, वो बीमार थी, उसने तीसरी शादी करी क्योंकि उसको गाँव से 5 किलोमीटर दूर जाके पानी भर के लाना होता था। वो खुद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
तो ये गलत चीज़ें थी। जब मिक्सचर ऑफ इमोशन किसी भी सोसाइटी के अंदर आते हैं वो गलत हो जाता है। या तो आप देवी का दर्जा दीजिए या फिर आप बीवी का दर्जा दीजिए उन्हें, लेकिन आप संभाल के करिए। अब बहुत टाइम से जो है औरतों को बहुत नीचे दबाया जा रहा था, उसी के लिए वुमेन सेंट्रिक लॉज बने हैं। अभी हमारा पेशेंस रखने का समय आ गया है। आदमियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत इस चीज़ के ऊपर आ गई है कि आदमी लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत लोग प्रताड़ित हैं इस चीज़ के लिए, आप समझिए उसको। तो धीरे धीरे इसके ऊपर भी लॉज आएंगे, नहीं आएंगे तो जब मिस यूज़ ऑफ लॉ आ रहा है इसके ऊपर लॉज आ जाएंगे। अब सोचिए आज से 10 साल पहले अगर कोई लेडी जाके थाने के अंदर ये बोल देती थी कि जी मेरे को तो दहेज के लिए परेशान किया गया, मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी, उनके मामा के बच्चे, तो पुलिस पहले अरेस्ट करती थी सबको, थाने बुलाती थी कि आप आ जाइए बाद में बात करेंगे। आज की डेट में नहीं करती अरेस्ट। अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक बहुत अच्छी जजमेंट है, उसके लिए आपको नोटिस दिया जाता है पुलिस के द्वारा और उसमें अरेस्ट नहीं करती है आपको। तो ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अब बदला लिया जा रहा है, उस टाइम पे आपके साथ हुआ नहीं, इम्प्रूवमेंट एवोल्यूशन हो रहा है हमारे लॉज के अंदर भी। इन लॉज का गलत फायदा भी तो उठाया जा रहा है ना सर। देखिए वो हमारी इंडियन सोसाइटी में है ही। अगर हमें बोला जाए कि आप एक तरफ से ये सीधे हाथ से सीधा कान पकड़िए, नहीं, हमारे अंदर यहाँ पे कलाकार बहुत बैठे हुए हैं। आप इसको समझिए, वो ये बोलेंगे नहीं मैं सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से, और वो भी घुमा के पूरा पकड़ने की कोशिश करूँगा, मेरे पास इतना टैलेंट है। तो लॉ भी जब बनाई गई थी, कोई भी लॉ बनाया जाता है, गाइडलाइंस आती हैं, उनको यूज़ करने से ज़्यादा मिसयूज़ करने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। बट ओवरऑल सर गलत ही हो रहा ना। देखिए अभी मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाता हूँ, देता हूँ। अब मैं मतलब कोई लड़की रोड पर जा रही है, मैं उसको अगर छेड़ दूँ, वो कंप्लेन करे तो मेरे अगेंस्ट एक्शंस होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। अगर सेम चीज़ मेरे साथ हो, मुझे कोई लड़की छेड़ दे तो इवन मेरे को कोई सुनेगा भी नहीं। देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। इस चीज़ के लिए आपकी एक लीगल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास भी रेमेडीज़ है। लॉ आपको ये नहीं बोलता कि लड़की लड़के को छेड़ेगी तो क्या होगा। आपके पास क्या लीगल रेमेडीज़ हो सकती हैं उसके अंदर, आप भी कंप्लेंट कीजिए। लीगल रेमेडीज़ मतलब जैसे पुलिस के पास जाइए, वहाँ पे लिखित में से आप कंप्लेंट दीजिए उनको। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि आपका कुछ लिखा पड़ा गया है, आपके लिए कुछ हुआ है। आदमी क्या चाहता है कि उसके लिए एफर्ट्स हो, रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। लेकिन अगर आपके साथ एक्चुअली में हुआ है तो वो नहीं हो सकता। देखिए अगर आप कल को ये बोले कि कल को कोई बच्चे ने मुझे आके पीट दिया, तो पुलिस भी उसका क्या करेगी, हंसेगी, वो भी हंसेगी। तो सेम केस में भी पुलिस हंसेगी सर मुझ पर। अगर मैं जाके बोलूँ वो अगर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस मुझे सुनेगी नहीं, मुझ पर हंसेगी। आप कंप्लेंट दीजिए, आप कोर्ट में जाइए, डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) की कंप्लेंट दीजिए। तो यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कानून कहीं ना कहीं बायस्ड है ना। लड़की की कंप्लेंट उसी टाइम तो है। जब भगवान ने थोड़ा सा बायसनेस किया है तो कानून को तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। आप अपने प्रिविलेजेस भी तो देखिए। मैं फेमिनिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म से ज़्यादा स्यूडो फेमिनिज्म ज़्यादा चलता है। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन दोनों तरफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और वो नॉलेज मुझे है उस चीज़ की। सो सर जैसे कि मेरे व्यूअर्स की, आज के यूथ की ये सवाल होंगे, बल्कि ऑलमोस्ट सबके मन में ये चीज़ें हैं। आज की डेट में एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़की मतलब अपने हिसाब से अलग, मतलब अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उसके बाद लड़की जब भी चाहे उसके ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगा सकती है, मेरे पर रेप, ये वो एवरीथिंग। तो उस केस में तो लड़का बेचारा फंस गया ना, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, वो कहाँ जाए, किसको सुनाए। हालांकि वो चीज़ें म्यूचुअली थी। ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है आज के यूथ? इसके लिए आप बहुत अच्छा है, आपको जो मैं आदमी को बोलता हूँ, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एलिगेशंस लगने वाले हैं या लग सकते हैं, तो आप कंसेंट लीजिए। आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स इस चीज़ के ऊपर कीजिए, अपनी वहाँ जाके वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाइए जैसे कि आप दोनों डेट कर रहे हो, जिसमें एक दूसरे को शादी के लिए बोल रहे हो, बहुत खुश हो। व्हाट्सएप चैट्स रखिए इस चीज़ के ऊपर कि दोनों की कंसेंट हमें मिली हो उस चीज़ में। तो ये थोड़ा सा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। देखिए इसके लिए सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लॉज क्या क्या हैं। हमें पता ही नहीं है आजकल की जनरेशन को, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है हमारे लॉज क्या है। आप थोड़ा बहुत जागरूक रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सोशल मीडिया अच्छी तरह देखिए, उस लॉज के बारे में पढ़िए। आप जागरूक रहेंगे, आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। कल को वाइब्रेशंस ऐसी हो जाती हैं, अभी सोसाइटी के अंदर इतनी नेगेटिविटी चल रही है जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर है। मैं सुबह इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ये देखता हूँ कि किसी आदमी ने, हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। या आपके ऊपर रेमेडीज़ है, यू फाइंड अ गुड लॉयर,
अब लॉयर्स का सिर्फ काम लिटिगेशन करना नहीं है, काउंसलिंग करना भी होता है। आप अच्छे लोगों से मिलिए। देखिए मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो मुझे उसका फ़ायदा ये जीवन में मिला है कि मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, और इतने अच्छे लोग मिले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत अच्छे लोगों को मिलने से मतलब ये है कि वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं भी उनके लिए कर सकता हूँ बिना अपना दिमाग चलाए। तो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप अच्छे लोगों को सीख करते हैं, वो भी आपको मिलते हैं, आपको जानकारी मिलती है, आप कभी नहीं फंसोगे इन सब चीज़ों में। आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, इस पर हम आएंगे सर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कानून के ही बारे में मेरी ऑडियंस की तरफ से मेरे मन में जो सवाल है उनको पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने बोला कि कंसेंट क्या है, तो दो लोग लिव इन में रह रहे हैं, इससे बड़ा कंसेंट क्या हो सकता है सर? देखिए उसे प्रूफ करना, कानून ना एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है किसी भी चीज़ का। तो मैं वही चीज़ बोला आपको कि आप लिव इन में रह रहे हो, इसी चीज़ का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो आप अपने पड़ोसियों से वो लीजिए, उनकी गवाही कराइए कोर्ट के अंदर जाके, उनकी एविडेंसेस कराइए। अगर थाने में ये बात पहुंचती है तो उनको लेके जाइए। अभी कानून हमारा ये भी बोलता है, अगर लड़की ने आके कोर्ट के अंदर या थाने के अंदर गलत कंप्लेंट दी है आपके अगेंस्ट, तो किसी पुलिस ऑफिसर को गलत कंप्लेंट देने के जुर्म में भी उसके खिलाफ एक अलग केस चल सकता है। और बहुत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत गाइडलाइंस आई हैं इसके ऊपर, और लोग फॉलो कर रहे हैं। स्पेशल पुलिस को इस चीज़ के ऊपर इंस्ट्रक्शंस मिलती है, हर महीने हर दूसरे महीने वर्कशॉप्स हो रही हैं। आप सोचिए कि 10 साल पहले या 5 साल पहले भी लगा लीजिए, कितने मेंस राइट के लिए लॉयर्स थे या सोशल एक्टिविस्ट थे। आज की डेट में आपको भरपूर मिल जाएंगे, और यही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अभी वो टाइम है जिसमें कि मेंस को थोड़ा सा सोसाइटी दबा भी रही है और उनके साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए लोग उनके लिए उभर भी रहे हैं। तो सर इस केस में क्या रेप केस फाइल हो सकता है व्हेन एक कपल साथ में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, उसके बाद उन लड़के के ऊपर रेप केस हो सकता है, फाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए आप इस चीज़ को समझिए, सबसे पहले एलिगेशंस क्या होती हैं। रेप केस की एलिगेशंस हो गई, ऐसे कोई भी किसी के ऊपर भी लगा सकता है। हाँ। वो प्रोसेस ऑफ लॉ स्टार्ट हो जाता है उधर, कि आप मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर भी एलिगेशन लगा सकता हूँ कि हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने आए थे, लॉयर आए थे और इन्होंने बदतमीज़ी कर दी, यहाँ गाली गलौज करने लगे, मैं भी आपके ऊपर लगा सकता हूँ। पुलिस को नहीं पता उसके बारे में क्या है, प्रूफ मैटर करता है, प्रूफ आगे की बात होती है। हाँ। पुलिस के पास एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एफआईआर की फुल फॉर्म, कि सबसे पहले ऑफेंस हुआ, वो आपने जाके लिखवाया पुलिस के पास। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी कि इसमें कुछ हुआ भी है, बनता है कि नहीं बनता, ये फर्जी है। वो आपको प्रोसीजर ऑफ लॉ समझना पड़ेगा। पर यहाँ तो सर केस बिल्कुल सिंपल है ना, लिव इन में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं और काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ रेप केस का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए आप ऐसा मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता होगा, आपको ये मानते हैं आपकी नकली विटनेसेस, नकली गवाही खरीदी जा सकती हैं? खरीदी, हाँ बिल्कुल मानता हूँ। ठीक है, एक जगह के आप बाहुबली हैं, आपने किसी भी बाहुबली ने या कोई भी जगह में किसी गैंगस्टर ने किसी लड़की का रेप कर दिया जी, वो थाने गई, वहाँ पे उसने अपने 10 जने खड़े कर दिए कि जी इसने मेरा, तो ये तो लिव इन में रहते थे, ये खुद ही आती थी। अब उस एक लड़की के खिलाफ जो अन्याय हुआ है, वो देखने के लिए उसको गलत ना हो, तो उसी के लिए ये प्रोसीजर ऑफ लॉ पूरा किया जाता है। पर इन टर्म्स ऑफ लॉ ये मतलब कैसे हो सकता है? मेरी बात मैं शायद आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम लिव इन में रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, सडन वो उठ के झगड़ा हुआ या कुछ भी, वो जाके पुलिस में कंप्लेंट करती है और बोलती है मेरे साथ रेप किया है इसने, तो वो रेप कहाँ से एप्लीकेबल हुआ? एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए तो पूरा केस चलेगा ना आपका। हाँ। आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हाँ। आप बेल ले लोगे, आप लड़िए। पर बेल भी क्यों लूँ मैं? वो तो केस बनता ही नहीं ना सर। नहीं, बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता आपका? कैसे बनता है? आप मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2 साल तक रहे, ठीक है, उसमें से एक बार भी अगर आपने ज़बरदस्ती उसके साथ करी, तो आपकी उसकी लड़की की गवाही को एक तरफा माना जाएगा पूरे अगेंस्ट में आपके। जबरदस्ती का कैसे मतलब? फॉलो तो करना ही पड़ेगा। देखिए आप चाह रहे हैं, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ। सारे कानून फीमेल्स के फेवर में है। हाँ बिल्कुल है उस चीज़। यही तो मैं कहना चाह रहा था। तो मतलब इस केस में लड़के क्या करें? आप उनको क्या, यूथ को क्या सलाह देना चाहेंगे? लीगल नॉलेज रखिए, जैसे फैमिली डॉक्टर बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, वैसे ही फैमिली लॉयर बहुत होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों पे आपको सतर्क रह के धीरे धीरे उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी, और ख़ुद भी ऐसी सतर्क रह के अटेंशन आपको देनी पड़ेगी कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। कंसेंट लीजिए, व्हाट्सएप अपनी चैट्स रखिए, और भी एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए, ताकि अगर इन केस अगर फ्यूचर में कुछ होता है ऐसा, तो आप वो पुलिस को और कोर्ट में दिखा सको। मतलब एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, उसके बिना लड़की की भी नहीं मानी जाएगी, ना आपकी मानी जाएगी। आप सोचिए कि
अब अभी इसी चीज़ का मैं उदाहरण दे देता हूँ। कोई लड़की किसी के ऊपर फेक रेप केस करती है, मान लीजिए उसका केस भी स्टार्ट हो गया, लड़के को एक्विटल मिल गया बाद में जाके, ठीक है, उसको बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन उसकी सोसाइटी में क्या हालत रही है आज की डेट में, उसे मुजरिम अभी नहीं आगे तक माना जाएगा, वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है लड़की के ऊपर। ओके। और बाद में जब ऐसे केसेस में लड़कियां फंसती हैं वो मीडिया में नहीं आएगा कभी भी। वही तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं इस चीज़ के लिए। नहीं, इस केस में जैसे लिव इन में रह रहे हैं और रेप केस करते हैं, इस केस में लड़के को बेल इजीली या इंस्टेंट मिल सकती है? इंस्टेंट भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपके पास एविडेंस होने बहुत ज़रूरी है। आप ये समझिए कि बेल लेने के 3 वो बताए गए हैं कि जी आप विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, आप आउट ऑफ इंडिया नहीं भागेंगे, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप आएंगे, ठीक है। एक और होता है इसके अंदर कि जब भी आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है या आपको पुलिस बुलाती है तो आप आएंगे, ये वाला हो गया। एक चौथा पॉइंट भी माना जाता है जो कि एक्चुअली में बेल का वो नहीं है, 4th टेस्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट्स उसको मानती है। अगर क्राइम बहुत हीनियस है, जैसे रेप मर्डर हो गया, तो इसमें आसानी से बेल नहीं मिलती है आपको। लोअर कोर्ट से बोल देती है आप हाई कोर्ट चले जाइए, दिस केस इसमें अभी एविडेंस होना बाकी है, तो अभी यहाँ से बेल नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसा बोल देना कि बहुत आसानी से आपको बेल मिल जाएगी, ये नहीं होगा आपके साथ। इसलिए आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। सतर्कता से सर एक और सवाल आया है। जैसे आजकल हम काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, अभी मैंने कल एक वीडियो देखी, पुलिस वाले एम ही रैंडमली किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं। उस केस में यूथ क्या करे या लोग क्या करें? कंप्लेंट कीजिए पुलिस की, आप डायरेक्टली कोर्ट में जाइए। आप एक तो जो भी उनके सीनियर अधिकारी हैं उनको रिटन में कंप्लेंट दीजिए। एक तो देखिए नहीं लिया जाता सर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जिद करिए, वहाँ पे अड़े रहिए कि जी आप रिटन में कंप्लेंट कीजिए। आम इंसान हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, या तो मैं हूँ काफ़ी पावर वाला या पैसे वाला या कुछ, तो शायद एक अलग बात होगी। मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं पहुँच सकता, तब नहीं सुना जाता सर। देखिए ऐसा नहीं है, इवन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं देखता हूँ आजकल वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं कि पुलिस वाले रैंडमली किसी पर भी थप्पड़ या हाथ उठाते हैं और वो यूथ या वो लोग वो कुछ नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए कानून है, क्या कानून के दायरे में रहकर उन्हें क्या करना चाहिए अपने लिए, जो उनके साथ गलत हुआ है, कैसे उससे कानून में लाया जाना चाहिए? आप अभी ये चीज़ देखिए कि आपने बहुत यूट्यूब वीडियोस नहीं देखी जो बहुत फेमस चल रही हैं कोर्ट रूम के अंदर की, जज पुलिस वालों को डांट रहे हैं। देखिए वो भी, वो क्या हो रहा है, वो इसी चीज़ के लिए तो हो रहा है। पुलिस वाले जब अपनी पावर से ज़्यादा हट के उसको कोई भी चीज़ करते हैं, पुलिस ब्रूटैलिटी करते हैं, तो उनको कोर्ट में झाड़ लगती है, सस्पेंशन होता है, इंक्वायरी बैठती है, वो इंटरनल होती है, हमें बाहर नहीं पता चलता उसके बारे में। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ है, आप उनके अधिकारी के पास जाइए, रिटर्न कंप्लेंट कीजिए। अगर वो फिर भी कुछ नहीं करता है, आईजी को लिखिए, सीएम को लिखिए स्टेट के अपने, और डायरेक्ट फिर उसके बाद कोर्ट में जाइए। आप अपने वकील से बात कीजिए कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ये प्रूफ रहे, आप कोर्ट में इस चीज़ के लिए आप केस चलाइए इसके ऊपर, मैं तो आगे नहीं सहूँगा। तो ये ऐसे पुलिस का किसी पर भी हाथ उठाना ये सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं उठा सकती पुलिस किसी पर भी हाथ। देखिए अगर आपके साथ पुलिस ब्रूटैलिटी भी होती है ना, तो आपके पास बहुत हथियार हैं आज की डेट में। सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। सबसे पहले तो मेरा अपना ये मानना है कि पुलिस की इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर किसी भी चलते फिरते हरे गहरे के ऊपर मत करिए। निकाल सकते, कौन कब परेशान कहाँ से होकर आ रहा है आपको नहीं पता होता। दूसरा, आपने एक ये चीज़ देखी होगी कि सोशल मीडिया की पावर ही बता रहा हूँ आपको। गुवाहाटी में किसी पुलिस वाले ने किसी रिक्शे वाले को या स्विगी वाले को, मेरे ख्याल से, तो इनको पकड़ के मारा था क्योंकि वो रॉन्ग साइड आ रहा था। उसने लॉ ब्रेक किया था, बिल्कुल मानते हैं, उसका चालान करके उसे छोड़ देना चाहिए था, थोड़ा धमका के बहुत मारा उसे। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई, वहाँ के सीएम ने उसको तुरंत ही सस्पेंड किया, उसकी इंक्वायरी बिठाई। आज की डेट में हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, वो है भी वहाँ पे, अभी सर्विस में भी है, या सस्पेंड परमानेंटली उसको टर्मिनेट कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। अगर आज की डेट में आपके पास कुछ भी नुकसान है तो सोशल मीडिया आपके पास बहुत बड़ी पावर है। जी। श्री प्रेमानंद जी महाराज जो है वो आराम से वृंदावन में बैठ के अपने भक्तों के 50 जनों में बैठ के बातें कर सकते हैं। कोई उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की कि मैं बाहर सोशल मीडिया पे आऊँ, यूट्यूब पे करूँ। उनके भक्तों ने ही ज़बरदस्ती ये किया है, क्योंकि उनके हर शब्द जो है और हर वाणी जो है उनकी, वो अमृत के समान है। वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी भागवत की तरफ प्रेम है, वो सारी दुनिया में फैले। अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे आगे जाके। तो सर इन केसेस में
कौन से सेक्शंस होते हैं जिससे कि कोई भी नॉर्मल एक आम इंसान कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से काफ़ी नॉलेजेबल होगा मेरी ऑडियंस के लिए। देखिए, ग्रीवियस हर्ट होती है आपके ऊपर अगर कोई चाटा लगा देता है तो हाँ ऑब्वियसली उसके लिए आप कंप्लेंट दीजिए पुलिस के अंदर जाके, या आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दे सकते हैं। तो बहुत सारे हैं रेलेवेंट सेक्शंस होते हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो आदमी लगा सकता है अगर उनके साथ होती है तो। लेकिन ये प्रोसीजरल मेरे ख्याल से कंप्लेंट होनी चाहिए इनके। जब भी किसी भी के साथ भी पुलिस ब्रुटैलिटी होती है तो सबसे पहले उनके अधिकारी के पास वो कंप्लेंट जानी चाहिए। मतलब अंटिल आपके गिल्टी प्रूव नहीं है, पुलिस वाले आपको हाथ नहीं उठा सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अननेसेसरी नहीं उठा सकते, अननेसेसरी बिल्कुल। आप अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जहाँ जजेस पुलिस वालों को डांट रहे हैं कोर्ट के अंदर, क्योंकि अपनी पावर से ज़्यादा के जाके वो यूटिलाइज करते हैं उसको। वो चीज़ भी गलत है, तो वो बिल्कुल गलत होती है। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरी ऑडियंस की साइड से एंड इवन मेरी साइड से भी। एलुमनी आज की डेट में हम देख रहे हैं, लड़की किसी लड़के से शादी करती है, कोई ऐसे डिवोर्स हम काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के भी देख रहे हैं, डिवोर्स लेने के बाद एक बहुत बड़ी रकम ले ली एंड अलग हो गए। तो इसके बारे में आप ज़रा मुझे डिटेल में समझाइए, क्या है और ये सही है, और इसमें क्या लड़के के फेवर में भी कुछ कानून है, कुछ है? देखिए, बिल्कुल कानून है इस चीज़ के लिए। अगर लड़का लड़की आपसी रजामंदी से डाइवोर्स ले रहे हैं तो उसके अंदर लड़का कितने भी पैसे दे सकता है लड़की को, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें लड़का लड़की आपस में ही 1 रुपया भी एक्सचेंज नहीं करते। इसमें भी कोर्ट बोलती है देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि एलिमनी देनी ही पड़ेगी, और ना ही अपर लिमिट है उसके अंदर कि आप 10,000 करोड़ दीजिए, आप 50,000 करोड़ रुपये दीजिए, आपकी शादी वो हो रही है। तो हमारे प्रोसीजर पुराना यही बोलता था कि लड़का लड़की जब भी शादी से निकलते हैं तो लड़की की कंपैरेटिवली ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती है। नहीं, इवन लड़की बहुत अच्छा अर्न कर रही है, एक कपल है, लड़की बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही है, लड़का उतना नहीं कर रहा है, तो भी एलिमनी देनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। मैं आपको वही समझाया, फॉलो करिए मेरी बात को। अगर दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स कर रहे हैं तब आपको एलिमनी देने की ज़रूरत है वहाँ पे। म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में अगर कंटेस्टेड में जा रहे हैं तब कोर्ट इस चीज़ को देखता है कि लड़की कितना कमा रही है आज की डेट में, क्या उसकी एजुकेशन है, तब वो डिसाइड करती है। 2 अलग अलग प्रोसीजर हैं इसके। तो हम ये सोचते हैं मूवीज़ में देख के या मीडिया के ऊपर न्यूज़ पर के भाई 600 करोड़ रुपए मिल गए इस एक्ट्रेस को हस्बैंड से तलाक लेके। ये कोई अपना ग्राउंड रूल वाली वो रियलिटी नहीं है इसकी, वो आपके ऊपर है। मैं अपनी वाइफ को आज की डेट में 1 लाख रुपए का भी बैग दिला सकता हूँ, 10 लाख का भी दिला सकता हूँ, और मैं 1000 रुपये का भी दिला सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। क्या लड़का भी एलिमनी की डिमांड कर सकता है लड़की से? कर नहीं सकता। देखिए, कंटेस्टेड में तो एलिमनी की डिमांड होती नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे मेरे पर्सनली भी रहे हैं जिसमें लड़की को डाइवोर्स चाहिए था बहुत अच्छी तरीके से, और लड़की ने बोला मुझे सिर्फ डाइवोर्स दे दीजिए, आपको क्या चाहिए बताइए। तो लड़के ने बोला मैंने आपके ऊपर पिछले 5 साल में कुछ खर्चा किया है, ये या तो मुझे पैसा रिटर्न कीजिए या मुझे 10 लाख रुपए एलिमनी के तौर पे आप दीजिए। उसे हमने एग्जैक्टली एलिमनी नहीं लिखवाया कोर्ट कागज़ के ऊपर, लेकिन वो उसने पैसे लिए थे लड़के ने। हाँ, सेटलमेंट अमाउंट आप बोल सकते हैं उसे। ओके। तो डिपेंड करता है, क्योंकि सारे केसेस अलग है, हर किसी की कहानी अलग, हर किसी की जर्नी अलग, हर किसी का केस भी अलग होता है। और सर, इस केस के डिवोर्स के बारे में बात करते हैं हम। डिवोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो अचानक से मेरे दिमाग में अभी ये सोनम रघुवंशी वाला केस भी आ रहा है। तो सर, अगर मेरी अभी शादी हुई है, मतलब अभी हाल फिलहाल में, तो क्या मैं आज शादी हुई 10 दिन बाद डिवोर्स ले सकता हूँ? नहीं, आपको 1 साल का मिनिमम टाइम पीरियड लिखा है सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि 1 साल आपको उसके अंदर अलग ही रहना पड़ेगा डाइवोर्स के लिए। 1 साल? 1 साल कम से कम आपको शादी का तो होना चाहिए, शादी से लेके उसके बाद ही आप फाइल कर सकते हैं 1 साल का। नहीं, मैं अगर नहीं रह पा रहा हूँ, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आप एप्लीकेशन मूव कीजिए कोर्ट के अंदर कि मेरी शादी हुई थी और 10 दिन के बाद ही लड़की चली गई और कुछ भी नहीं था, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपको कोर्ट ग्रांट कर देगा डाइवोर्स उसके अंदर। बट दैट डिपेंड्स कोर्ट टू कोर्ट, जज टू जज। नहीं, अभी सोनम रघुवंशी की बात मैंने इसलिए की, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने शादी की है, अगर भाई तुम्हें नहीं रहना था तो तुम डिवोर्स ले लो, मारा क्यों लड़के को? बट अभी आपने बताया कि 1 साल तक डिवोर्स नहीं ले सकते। नहीं, वो उसके रीजंस बहुत अलग है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक इंसान है, उसकी सोच क्या है। एक बंदा सुबह उठता है, वो ये सोचता है आज मैं भगवान की पूजा करूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, अपनी माता के चरणों को छूंगा, मैं बाहर खाना खाऊंगा, पहले माता जी से पूछूंगा, अपने घर में पूछूंगा, उसके बाद बात करूंगा। दूसरा इंसान क्या सोचता है, एक और कहीं और बैठा हुआ इंसान क्या सोचता है,
कल रात की उतरी नहीं है ढंग से, सुबह उठूँगा कहीं से मेरे दारू का इंतज़ाम हो जाए, ऐसे भी लोग हैं। दोनों में परसेप्शन का वो है, सोच का फ़र्क है। ऐसे ही लोगों को, उनको इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा कि 1 साल हुआ था नहीं हुआ था, उनको ये था मेरे को किसी भी तरह इस चीज़ से पीछा छूट जाए मेरा। और कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि क्रिमिनल इंटेंशन बहुत ज़रूरी होती है, जैसे क्रिमिनल केसेस में उनके अंदर भी ये होता है कि आप क्रिमिनल जब भी कोई भी एक्ट करते हो वो पहले आपके दिमाग में एक्ट होता है, तो उनको इस चीज़ में मज़ा भी आता है। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर होता है। आपको डोपामीन रिलीज़ होता है उससे काफ़ी लोगों के अंदर। आपको याद है कि काफ़ी बीच में भी न्यूज़पेपर में भी आता था, सोशल मीडिया में भी आता था, बहुत लोगों को अपना हाथ काटने की बीमारी हो जाती थी। अभी बीमारी नहीं थी एक्चुअली, ये होता था कि जब भी आप अपना खून हाथ काटते हो तो एक ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग के बाद आपका जब खून निकलता है ब्लड क्लॉटिंग से पहले, तो आपका एक हार्मोन निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड हैप्पी हार्मोन। और वो उससे आपको अच्छा लगता है। आप एक बार करना स्टार्ट करते हो, 2 बार करना स्टार्ट करते हो, आप 10 बार करते हो, आप एडिक्टेड हो जाते हो। बहुत मुश्किल होती है वो भी, बच्चों के अंदर खासकर होती है ये चीज़ कि आपको हल्का सा भी कुछ जीवन के अंदर डिप्रेशन आया, कोई भी परेशानी हुई, आपने ये करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही क्रिमिनल इंटेंशन पहले आपके दिमाग में आती है। सोनम रघुवंशी का अगर आप केस के बारे में बात करें, उसने ये थोड़ी सोचा होगा उसी टाइम पे कि हनीमून पे गई और अभी डिसाइड करके मार देते हैं इसे। पहले का सोच रखा, प्लानिंग वो पहले से होगी। हाँ बिल्कुल पहले होगी। तो मतलब एट द एंड मारा ही ना बेचारे लड़के को। तो जो हमें सर्कमस्टांसेस नहीं पता, वो पूरा केस जब चलेगा उसके एविडेंसेस निकल आएंगे कि इन सर्कमस्टांसेस में मारा है, क्या मोटिव था, उसके पीछे के रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हैं, वो सब आपको उसी के बाद पता चलेगा। वो हमें भी अभी उसकी जो हम जज कर सकते हैं उसके हिसाब से तो यही है कि लड़का लड़की पहले से रिश्ते में थे, शादी हुई, उन दोनों ने प्लान किया और मार दिया लड़के को। जस्ट हम ये कर सकते हैं जो कि हम न्यूज़ देख रहे हैं। हाँ उतना ही कर सकते हैं। अभी एक ड्रम वाला केस हुआ था, उसमें भी 2, मतलब मैं ये देखता हूँ कहीं ना कहीं हर मर्डर के पीछे, हर ऐसी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं एक मर्द का भी तो हाथ ही है। क्योंकि वो अगर वो ना हो उसके साथ, उसका बॉयफ्रेंड या उसका बंदा है जो भी, वो शायद लड़की अकेली ना भी करे। देखिए इसे जेंडरली हम लोग जज कर ही नहीं सकते। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें लड़की की मदर भी साथ होती है, लड़की की सिस्टर, लड़के का भाई, तो जेंडरली हम उसको जज ही नहीं कर सकते। हमारा काम ही नहीं है उसको करने का, जज करने का। जज का काम सिर्फ जज ही जानते हैं, वही जज करते हैं उसको, इसलिए जज बोला जाता है। तो आप उसको सोचिए कि आपके पास और कुछ करने को नहीं है इन सब चीज़ों में, तो हम इन सब चीज़ों को छोड़ ही देते हैं अभी फिलहाल। कोर्ट के देखेगा उसको। जी 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 जी। अच्छा सर, जैसे फिल्मों में होता है वकील और जज और मतलब मौज मस्ती, ये सब कोर्ट में रियल लाइफ में होता है। बिल्कुल होता है। जब देखिए अगर किसी जज के पास भी या कोर्ट रूम के अंदर बहुत काम है, और अगर आप उस टाइम पे जाके मौज मस्ती करने लग जाओगे, आप कोर्ट से भी, स्टाफ से भी झाड़ खाओगे, आप जज से भी झाड़ खाओगे। लेकिन अगर माहौल ठीक है, आपकी आर्ग्यूमेंट बहुत लंबी हो गई, जज भी थोड़ा थक गए हैं, लाइट मूड के अंदर है, बहुत हंसी मजाक होता है, सीनियर एडवोकेट्स तो बहुत करते हैं। आपने अभी देखा होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस रिटायर हो रहे थे, तो उस टाइम पे भी शायरी वहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स कर रहे थे। तो वो क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा था, वहाँ पे फॉर्मल बहुत माहौल नहीं था। केस की प्रोसीडिंग्स के बीच में आप मजाक करोगे तो उस टाइम पे तो डेकोरम भी अच्छा नहीं होता कोर्ट का, आपको मेंटेन करना चाहिए। तो सर अगला सवाल, ये सब मेरा ही सवाल है, जो एडवोकेट्स होते हैं इनका ड्रेस कोड जो है वो ब्लैक ही क्यों होता है? क्यों ब्लैक? मेरे ख्याल से यूनिवर्सल ड्रेस कोड एडवोकेट्स का ब्लैक ही है, क्यों है ऐसा सर? बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए हमारा ड्रेस कोड जो है वो ब्लैक एंड वाइट है। वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पेंट्स। जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आप ये समझिए कि वाइट कलर जो है वो इसलिए होता है कि वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक कलर जो है वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। तो वाइट कलर क्या है? अ साइन ऑफ होप। और तो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है सोफिस्टिकेशन को, न्यूट्रलिटी को, और डेकोरम ऑफ द कोर्ट मेंटेन करने के लिए। बहुत पॉजिटिव ये कलर माने जाते हैं, जो कि बायस्ड नहीं होते। ब्लैक एंड वाइट ऐसे ही कलर माने जाते हैं, जितनी मेरी समझने की क्षमता है। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा लगा मुझे आज ये जानकर। सो सर मैं बात करता हूँ अब, आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ सर रुद्राक्ष है, राइट? सो अब हम बात करते हैं थोड़ा अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। इस बारे में आपके क्या विचार हैं एज अ लॉयर? और अध्यात्म के बारे में मैं जो सोचता हूँ वो ये चीज़ है कि हमारी फील्ड के अंदर जो प्रोफेशन है हमारा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारे लॉज हैं बहुत सारे, वो इंस्पायर्ड किस्से हैं। मनुस्मृति का आज भी बहुत सारे केसेस के अंदर डिस्क्रिप्शन मिलता है।
उससे रेफरेंस लिया जाता है। मनुस्मृति में क्या चीज़ें लिखी हुई थी, राजा कैसे शासन करे, अगर राज्य के अंदर कोई भी पनिशमेंट देनी होती थी, कोई ऑफेंस होता था, उसके लिए क्या धर्म के अंदर वो होते थे, पनिशमेंट्स होती थी। तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। बाकी ये चीज़ ने मुझे बचपन से बहुत वो किया है, इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट किया है। तो इसलिए आज भी मैं आध्यात्मिक हूँ और आगे भी जीवन भर रहूँगा। तो आप शिव प्रेमी हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हिंदुओं में जो सबसे बड़े भगवान हैं वो कौन है? देखिए, मेरे लिए तो शिव जी है। बाकी वही चीज़ रहती है कि जो वह ब्यूटी ढूंढता है उसको ब्यूटी ही मिलती है, जो कांटे ढूंढता है उसे कांटे ही मिलते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि रोज़ ढूंढने वाले, गुलाब ढूंढने वाले जो होते हैं उन्हें गुलाब मिलते हैं और कांटे ढूंढने वालों को कांटे ही मिलते हैं। मेरे लिए जो है शिव जी सबसे बड़े हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विष्णु जी बड़े हैं, जिसको जो मानना है मानिए। मेरे लिए जो मेरे भगवान है वो शिव है। ओके, कृष्ण जी हैं और राम सब जी हैं, सब एक तरफ हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी भक्ति सबसे ज़्यादा शिव के लिए है। सब बराबर है। अब बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूँ मैं कि मेरे जो इष्ट हैं वो है शिव। वो किसका स्मरण करते हैं आपको पता है? वो राम जी का स्मरण करते हैं। उस हिसाब से मैं राम जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। उसी हिसाब से राम जी किसके अवतार है? विष्णु जी के। मैं विष्णु जी का भी भक्त हूँ। उसी हिसाब से कृष्ण जी भी हैं, उन्हीं के अवतार में कृष्ण जी को भी मानता हूँ। तो एक को चुनिए और आपको पूरा का पूरा ही सारे भगवानों के प्रति आपको प्रियता आ जाएगी। ओके। अच्छा, जैसा कि सर हम बात कर रहे थे शिव जी के बारे में, एक सवाल मेरे मन में बहुत पहले से था। शिव जी की जो गले में नाग हैं उनका क्या इतिहास है? शिव जी के गले में नाग के देखिए बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। उसका सबसे बड़ा जो बोला जाता है, जो मैंने भी पढ़ा था, वो यही था कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे हलाहल नाम से एक विष निकला था। तो सारे देव, असुर, देवता सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे और अमृत पाने के लिए। सिर्फ शिव ही थे जो बोल रहे थे कि यह हलाल को मैं सब लोगों से बचाऊंगा। हलाल के एक पॉइजन था जो कि समुद्र में निकला था। उन्होंने उसे ग्रहण किया तो माता पार्वती ने उनके गले पे हाथ रखा कि ये जो है विष है ये नीचे ना जाए। और उसी दौरान जो है, जो ये नाग देवता थे, वासुकी नाग जो थे, इन्होंने इनके गले में अपनी कुंडली बैठा ली और वहीं बैठे हुए ताकि विष भी अंदर ना जाए उनका। ओके, ये इतिहास है इस चीज़ का। एक और सवाल, शिवलिंग, इसका भी इतिहास मैं और मेरी ऑडियंस जानना चाहेंगी। इसकी भी पौराणिक कथाएं हैं बहुत सारी जो हमारे वेदों में लिखी हुई हैं, शिव पुराण में लिखी है। इसके लिए ये बोला जाता है कि एक बार विष्णु जी के अंदर और ब्रह्मा जी मिले आपस में। तो विष्णु जी ने उनको बोला कि मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी ने बोला मैं बड़ा हूँ। इन दोनों के बीच में इस चीज़ के ऊपर बहस हुई, युद्ध होने लगा। तब सारे देवगण जाके, देवता वगैरह सब गए वहाँ पे शिव जी के पास। उन्होंने बोला इसका उपाय कीजिए। तब एक सेक्रेड पिलर ऑफ फायर बीच में से दोनों के बीच में निकला और जिसको ये बोला गया कि भाई जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और जिसकी वजह से वो युद्ध रुका। तो विष्णु जी और उनके बीच में ये शर्त लगी कि भाई देखते हैं कि इसका एक छोर जो है, दोनों छोर में से कौन ढूंढ के लाता है। मैं नीचे जाऊंगा, आप ऊपर जाइए, जिसको भी छोर मिल जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो सर एक और सवाल मेरे माइंड में था शिव जी एंड शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग का क्या इतिहास है, उस बारे में हमें विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे पास इतिहास की जानकारी उतनी है जितनी ग्रंथों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है। जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ये है कि एक पौराणिक कथा थी, जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में एक युद्ध हुआ था, ये बोलते हुए कि कौन बड़ा है। तो शिव जी ने एक पिलर ऑफ फायर बीच में लगा दिया था जिससे युद्ध रुका। उसी पिलर ऑफ फायर को, उसी शक्ति को वो करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए शिव जी को हम निराकार रूप में जो है, शिवलिंग के रूप में, मतलब एक आकार के रूप में पूछते हैं, जो जिसमें कि पार्वती जी भी होती हैं, गणेश जी भी होते हैं, उन सबके स्थान होते हैं। ये इनका इतिहास है जितने मेरी जानकारी है। अच्छा सर, एक और सवाल था मेरा, स्पिरिचुअल वे में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या है, इसको आप अपने विचारों में डिफाइन कीजिए। आप अगर स्पिरिचुअल है तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अगर आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में, जो कि स्पिरिचुअलिटी और पूजा पाठ आपका डेली का रूटीन है, रूटीन इतना कारगर है आपका कि आप उसके बिना एक दिन भी नहीं निकालते, तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे, आप हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव रहेंगे। एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। 4 या 5 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। एक मेरे क्लाइंट आए, जो उनका चेक बाउंस का केस था मेरे पास।
एजेड थे तो मेरी पहले से आदत है कि अपने क्लाइंट से जो भी एजेड आते हैं उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो जाता हूँ मैं। तो मैं पहुँचा उनके पास, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आज बेटा आप आए हो, आज बाल वाल ठीक नहीं है आपके, दाढ़ी भी बढ़ी हुई है, अच्छे लगते हो अगर आप कटवा के आते। तो मैं पॉजिटिव रहा उस चीज़ के लिए, ये सोच के कि मैं जो है मेरी कितनी केयर कर रहे हैं ये चीज़, और मैं हंस के उस चीज़ को टाल दिया। अब मैं नेगेटिव होता तो मैं बोलता उस चीज़ के लिए कि आपको मतलब क्या, आप अपना केस कराइए। वो किस लेती चीज़ है, क्योंकि स्पिरिचुअल में बचपन से हूँ। सोच ही यही है कि हर इंसान जो है, हर बात करने वाला इंसान के अंदर नारायण बसे हैं, शिव बसे हैं, वो कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा चाह रहे हैं। अगर रात होती है, रात के अंदर अंधेरा बहुत होता है, तो मैं रात को ये नहीं सोचता कि हे भगवान रात हो गई अब तो सब बर्बाद हो गया। हम अगले दिन का वेट करते हैं, और वो होप जो है बहुत ज़रूरी होती है। वही पॉजिटिविटी है आपके जीवन में। आपके जीवन में कभी भी मुश्किलें आ जाएं तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए उनको, कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है आगे जाके। सर ये स्पिरिचुअलिटी की बातें जो भी आपसे की, ये जानकर मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपके आखिरी जवाब से एक और सवाल निकलता है मेरा जाते जाते, चेक बाउंस। इस चेक बाउंस को थोड़ा आप डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉ? देखिए, चेक बाउंस एक केसेस होते हैं कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और उसने आपको चेक दे रखा है, तो आप उसे जमा कराते हैं चेक को, और चेक आपका बाउंस हो जाता है। तो एक लीगल रेमेडी हमारे पास ये होती है कि सबसे पहले आप कोर्ट में उनको एक वकील के थ्रू एक लीगल नोटिस भेजिए कुछ समय के अंतर्गत, और फिर उसी दौरान एक क्रिमिनल कंप्लेंट डलती है चेक बाउंस केस के अंदर, वो डालना होता है आपको। सर फिर अगर चेक अगर जो मेरे द्वारा दिया गया है वो अनइंटेंशनली किसी वजह से बाउंस हो गया, तो भी क्या केस होगा मेरे पर? केस तो होगा आपके ऊपर, लेकिन कोर्ट में आप पेश कर सकते हो उस चीज़ को कि मैं इसमें निर्दोष हूँ, मेरे कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। तो वो आपका बिल्कुल करना ज़रूरी होगा आपको। तो उस सूरत में, उस सिचुएशन में भी मेरे ऊपर केस होगा और मुझे लड़ना पड़ेगा? बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। मेरे किसी वजह से साइन ऊपर नीचे हो गए थोड़े, आपने एफआईआर कराई, उसकी साइन गलत हुए, या फिर आपकी चेक बुक चोरी हो गई थी, अगर आप कोर्ट में जाके दिखा देते हैं आप डिस्चार्ज हो जाएंगे कोर्ट से। इसका सेटलमेंट या कॉम्पनसेशन क्या है? डबल द अमाउंट ऑफ चेक। अच्छा, जितने का चेक बाउंस हुआ है उसका डबल मुझे, ये मैक्सिमम है इसकी जो कंपेंसेशन मिलता है। लेकिन कोर्ट जो है इसमें इंटरेस्ट बांधती है कि मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का चेक है, और उस दौरान आप जो है आपने केस चलते हुए आपको 2 साल हो गए, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बांधती है। सो सर, आज की ये जो इंटरेस्टिंग बातचीत है, इसको मेरे एक आखिरी सवाल के साथ एंड करते हैं। सर, आज के यूथ यंग लॉयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लॉयर्स बनना चाहते हैं, उनको आपका क्या मैसेज होगा? उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए मैसेज यही है कि सबसे पहले हार्डवर्क बहुत कीजिए। 4 एक्ट्स हैं अपने, वो बहुत अच्छी तरह पढ़िए आप। अपनी किताबें हैं, बुक से बेटर आपको कोई वकालत नहीं सिखा सकता। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और होप करिए कि आप बहुत अच्छा आगे काम करें, सोसाइटी में अपनी वो दें, योगदान दें अपने जीवन से, और मेहनत करिए, सफलता आपके नज़दीक आएगी कभी ना कभी। थैंक यू सो मच सर इतनी जानकारियों के लिए। सर बहुत अच्छा लगा। एंड जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा लगा आपको मेरे शो द युवराज टॉक शो में आकर? मुझे आके बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। ऐसा लगा ही नहीं कि हम ये व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं, मुझे लगा 2 धार्मिक इंसान और बहुत समझदार इंसान आपस में बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपकी भी तारीफ़ करूँगा। आपके सवाल जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत क्यूरियोसिटी से आपने पूछे। वो सवाल थे जो एक नागरिक जो है पूछना चाहता है, वही आपके अंदर इंटेंसिटी थी। जब मेरी तरफ से कुछ भी बोला गया कि ऐसा क्यों है, तो वो हमेशा रहनी चाहिए हर नागरिक के अंदर भी, और जो आपके अंदर थी। थैंक यू सो मच सर। सो ये थी आज की बातचीत डाइवोर्स एंड क्रिमिनल लॉयर अंकित शर्मा जी के साथ। आई होप आज के एपिसोड से आप लोगों को बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने को मिला होगा। मिलते हैं गाइज अब मेरे अगले एपिसोड में। टिल देन इंतज़ार कीजिए मेरे अगले एपिसोड का, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, द युवराज टॉक शो। Thank you so much everyone. Thank you.